क्या आप जानते हैं, कबूतर सिर्फ कबूतर नहीं बल्कि युद्ध के नायक भी रहे हैं। इन्होंने अपनी काबिलियत हर वक्त साबित की है। मुगलों से लेकर विश्व युद्ध तक हर लड़ाई में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। वर्ल्ड वार 1-2 में भी कबूतरों ने अपनी वैल्यू जाहिर की। ये सिर्फ कबूतर नहीं बल्कि युद्ध के नायक भी रहे हैं। इन्होंने संदेश पहुंचाकर कई जिंदगियां बचाई। उनके परिवार में ये आज भी मूर्तियों के रूप में हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि कबूतरों ने किस तरीके से इतिहास बदला। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरीके की थी। जब लोगों को लगता था कि कबूतर सिर्फ नाम के लिए ही पाले जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में कई लोग ये सोचते हैं कि कबूतर सिर्फ उड़ाने की चीज़ है। और कबूतर को लेकर जो काफ़ी सारी दिक्कतें आई वो ये थी कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता था कि उसका बच्चा कबूतर पाले। क्योंकि हकीकत बताऊं, कुछ लोगों ने इस कबूतर को बहुत ही बदनाम कर दिया है। अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे कबूतर पालने वाले लोग हैं जो अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते और सिर्फ आवारागर्दी करना और किसी का कबूतर पकड़ लेना, मतलब यही सब चलता है। कबूतरबाजी को लेकर जो लोगों के अंदर मिथ्य थी कि कबूतर सिर्फ कबूतर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कबूतर सिर्फ कबूतर नहीं है। इसने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है, कई लोगों का साथ दिया है और ऐसे टाइम पर वो काम आए थे जब उम्मीद की सारी किरणें नहीं थी, यानी कि कोई उम्मीद ही नहीं थी। उस टाइम कबूतरों ने बहुत सच्ची दोस्ती निभाई और अपनी जान पर खेलकर वो जो मैसेज था ना वो पहुंचाया। अब कई लोगों का मानना है कि जो कबूतर थे वो अंग्रेज जब आए इंडिया में तब लेकर आए, जबकि मैंने जब इतिहास को और खंगाला और इसके बारे में रिसर्च करी तब पता चला कि इंडिया के अंदर जो कबूतरबाजी है या कबूतर जो पाले जाते थे वो 2000 साल पहले से पाले जाते थे। क्योंकि 2000 साल पुराना ये इतिहास रहा है कबूतर पे। वैसे तो कई सभ्यताओं में तो बहुत भी पुराना है, मिस्र के अंदर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया की। कि इंडिया के अंदर जब मुग़ल आए तो वो अपने साथ कबूतर भी लेकर आए थे, क्योंकि कबूतरों का बहुत बड़ा रोल था युद्ध के मैदानों पे। और अगर वो युद्ध नहीं भी करते थे ना तो भी कबूतरों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। हमारे यहाँ पर जैसे एक मुग़ल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी स्टार्टिंग करी और युद्ध में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब युद्ध के मैदान पे किसी को जब संदेश देना होता था तब ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। और कहा जाता है कि अकबर के टाइम में भी उनके पास 20,000 कबूतर उन्होंने पाल रखे थे और सारे के सारे बहुत अच्छी नस्ल के। और इस एम्पायर में कबूतरों का भी बहुत योगदान था। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, कबूतर को बड़े दिल से पालते थे। कबूतरों के रखरखाव को लेकर ना उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। कबूतरों की सेवा के लिए दोस्तों बहुत सारे सेवक उनकी हिफाजत करते थे, उनको टाइम पे दाना पानी देते थे और उनको ट्रेन करते थे। अब जब हुमरों का जब स्टार्टिंग हुई तो लोगों को समझ नहीं आया कि अरे ऐसा कैसा कबूतर जो इतनी दूर से रिटर्न आ जाता है। क्योंकि हाई फ्लायर जो कबूतर होता है ना वो अपने जो लॉफ्ट होता है उसके एरिया में ही घूमता रहता है। तो वहाँ पर लोगों को लगा कि यार ये कुछ अलग चीज़ है। उसके बारे में इतना क्यूरियोसिटी नहीं थी, क्योंकि जो देखो हुमर पहले भी बहुत महंगे थे, आज भी बहुत महंगे हैं, सस्ते ये कभी नहीं रहे हैं। और जिस टाइम आप ये सोच लो कि हमारे जो चाचा जी थे वो बताते थे कि जामा मस्जिद पर उन्होंने 2 रुपये 3 रुपये के कबूतर लिए हैं। अगर कोई मेरा भाई या मेरे से बड़े बड़े भाई हों जो इस बात को मानते हो तो प्लीज़ ज़रूर। तो सही नस्ल के कबूतरों का जो चुनाव होता था ना उनके हैंडल ही करते थे।
कि अच्छे कबूतर हो, जिसकी परवाज़ अच्छी हो, या जो माँ बाप काफ़ी दूर से आ गए हों, स्पीड हो, तो ये चीज़ों का ध्यान तो देखो शुरुआत से ही रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि आप किसी भी कबूतर पे वो कर लो। और अच्छी नस्ल के कबूतरों पे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाती थी और उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर बहुत जल्दी पहुँचे, क्योंकि युद्ध के मैदान में एक एक पल बहुत कीमती होता है। दोस्तों, कबूतरों के बच्चों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता था। उनके माँ बाप को अच्छी खुराक दी जाती थी ताकि वो अपने जो है वंश को बढ़ा सके। और अच्छी नस्ल के कबूतरों पे दोस्तों यकीन करो बहुत ध्यान दिया जाता था। हमारे ही घर का एक किस्सा है कि जो मेरे मम्मी के दादाजी थे वो कबूतर बहुत अच्छा मतलब कबूतर पालते थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाली थी। ऐसा नहीं सिर्फ कबूतर, बहुत सारी चीज़ें, चाहे उन्होंने सांप पाले हो, बिच्छू पाले हो, नेवला पाला हो, मैना, बाज वगैरह सब। क्योंकि पहले के टाइम में बाज वगैरह पालना बहुत एक शान का प्रतीक होता था। तो हमारे मम्मी के दादाजी ने पाल रखा था, तो उन्होंने एक सफ़ेद रंग का कबूतर पकड़ा था और वो कबूतर को लेने के लिए जिसका वो कबूतर था वो घोड़े पर आया था बैठकर। और उसके बाद उसने कहा कि भाई ये जो आपने कबूतर पकड़ा है मुझे दे दो, मेरा बहुत दिल से लगा हुआ है, इसके बदले आपको जो चाहिए वो ले लो, मेरा घोड़ा ले लो आप। तो हमारे जो मम्मी के दादाजी ने कहा कि भाई घोड़ा तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है घोड़ा मत लो, आप मेरे घर चलो और वहाँ पे गायें हैं, जो गाय पसंद आ जाएगी वो ले लेना। तो मेरे जो मम्मी के दादाजी थे वो गए थे और वहाँ से एक गाय लेकर आए थे, जर्सी गाय। उस टाइम जर्सी गाय की बड़ी डिमांड थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूध देती थी देसी गाय के मुकाबले। तो सोच लो दोस्तों उस टाइम की बात है, यानी कि मेरी मम्मी बहुत छोटी रही होगी और उनके दादाजी सही थे, जवान थे। और उस टाइम भी जो है ना एक कबूतर के बदले उनको गाय मिल गई थी। तो पूरे गांव के अंदर हल्ला हो गया था कि भाई वो क्या था, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, भाई कैसा कबूतर था जो बंदे ने उसके बदले गाय दे दी। और ये रियलिटी है, मैं सिर्फ कहानी नहीं बता रहा। मुगलों के टाइम में दोस्तों कबूतरों की रखरखाव पे बहुत ध्यान दिया जाता था और ये समझ लो कि इसमें कोई भी लापरवाही का चांस ही नहीं था। आप लापरवाही कर ही नहीं सकते थे कबूतरों के मामले में, क्योंकि आज भी जो है जो भी कबूतर पालता है ना वो अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा ना अपने कबूतरों पर ध्यान रखता है। और कबूतर का तो मतलब दोस्तों ऐसा है कि आप समझ नहीं सकते वो कितना प्यार करता है। सारा दिन वो कहीं भी हो, शाम को अपनी छत पे ही मिलेगा, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाते इसी चक्कर में कि भाई मेरे कबूतरों का ध्यान कौन रखेगा। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कबूतर पालते हैं और कहीं वो एक हफ्ते के लिए चले भी गए और किसी और के भरोसे छोड़ दिया ना, तो बहुत नुकसान झेला है उन भाइयों ने भी। तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस का साथ ऐसा हुआ है। अच्छे कबूतरों का तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखा गया, क्योंकि कबूतर जो पालता है ना वो उसको पता है कि वो क्या चीज़ है, अपना हर बच्चे का ध्यान। और आप ये देखिए कि चोंच कितनी बड़ी है इसकी, बहुत अच्छा है। तो मुग़ल टाइम के बाद ही जब मुग़ल ने जब इंडिया पे राज किया, अपने साथ वो कबूतर लेकर आया, उससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी और फिर लोगों ने इस नस्ल को भी पालना मंजूर किया कि चलो ठीक है इसको भी पाला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और कई इन्होंने युद्ध का मतलब कहता है नक्शा ही पलट दिया था कबूतरों ने। उसके बाद जब दोस्तों सन 1600 ईस्वी के अंदर जब अंग्रेज़ इंडिया आए अपने जहाज़ से, तो उस टाइम उन्होंने जब इंडिया पे व्यापार किया और उसके बाद राज किया, तो उस टाइम भी उनको कबूतर के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी, या वो उड़ाते थे लेकिन युद्ध में उसका कुछ अच्छा परिणाम हो सकता है ये इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब युद्ध के अंदर इन कबूतरों ने अपनी काबिलियत साबित की, तो फिर ब्रिटिश काल के अंदर भी इनके लिए स्पेशल जगह दी गई कबूतरों को। और कबूतर जितने भी हुमर थे ना, इसकी वैल्यू को समझते हुए इसकी एक अलग बटालियन बनाई गई। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये ऐसा कबूतर जो बहुत अच्छा वर्क करता है और इतनी दूरी तक जा सकता है, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत अच्छा करा। और पहले ब्रिटिश काल के अंदर देखो, सेना के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर सैनिक लड़ाई कर पे जाए, क्योंकि सारे सैनिक अगर लड़ाई पे चले जाएंगे तो पीछे सेफ्टी के लिए, खाना बनाने के लिए और भी चीज़ों के लिए भी लोग लगते हैं।
तो उस तरीके से उस टाइम भी सेना की जो मेन छावनी होती थी ना, जहां पर संदेशों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि मॉर्स आने से पहले युद्ध के अंदर कबूतरों की बहुत वैल्यू थी। वो अपने कबूतरों को जब पालते थे ना, तो एक जगह होती थी, वहां पर कबूतरों का पूरा सेटअप होता था और 2 हैंडलर यानी कि 2 कबूतर को पालने के लिए जो सैनिक लगाए जाते थे, यानी उनका काम था उनकी देखभाल करना और उनको प्रशिक्षण करना, दूर से छोड़ना, सारी चीज़ की जिम्मेवारी उनकी थी। और उस टाइम कबूतरों की जो नस्लें थी ना, वो प्योर नस्लें थी उनके पास। पहले क्या था दोस्तों, हुमर कबूतर जो है ना, वो स्पीड उसकी कम थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में यानी कि 600, 700, 1000 किलोमीटर तक वो आराम से आ जाते थे। तो उस टाइम भी जब कबूतरों को पाला जाता था, तो जब युद्ध के मैदान में जाते थे ना, तो उसमें आज की जैसे आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा कि सेना के जब युद्ध होता था ना, तो उसमें एक फोन का पूरा वायर सेट होता था, तार होते थे काफी लंबी वायर है उसकी, जो एंटीना कहते हैं, वो लेकर और एक फोन लेकर एक सैनिक चलता था। और उस टाइम आपने कई वजह से बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा, तो उस तरीके का कम्युनिकेशन था। लेकिन उस कम्युनिकेशन से पहले कुछ इस तरीके से कबूतरों को लेके जाया जाता था। 10 कबूतर का मतलब यह है कि आप 10 संदेश भेज सकते हैं, और वहां पर वो उन कबूतरों को अपना जब भी कोई युद्ध का होता था, या टैंक के अंदर से छोड़ना हो, या कहीं आप मैदान में हो तो वहां से छोड़ना हो, तो इस तरीके से वो कबूतरों को छोड़ते थे और वो संदेश पहुंचाते थे। वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर भी कबूतरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि भाई वाकई में इन कबूतरों ने जो काबिल तारीफ काम किया था ना, वो बहुत था। अब एक किस्सा है इसके अंदर कि अमेरिका के 157 सैनिक फंसे हुए थे और उन्होंने कबूतर छोड़ा कि भाई फंस गए हैं, तो उन्होंने संदेश के लिए या मदद के लिए जब कबूतर को छोड़ा, तो जर्मन सैनिकों ने उनको घेर रखा था। वहां पर जब उन्होंने कबूतरों को छोड़ा ना, तो पहले कबूतरों को उन्होंने गोलियां मार के नीचे गिर दिया, दूसरे कबूतर को भी गोली मार दी और चिट्ठी में पढ़ लिया कि उसमें क्या चीज थी। तीसरा कबूतर जो इस युद्ध के पूरे स्वरूप को बदल दिया, दृश्य को ही पलट दिया, उसका नाम था चेरी एम। अगर नाम में थोड़ी गड़बड़ हो तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। तो इस कबूतर ने दोस्तों युद्ध का एक कहते हैं ना तख्ता ही पलट दिया था। ये कबूतर जब छोड़ा गया तो जर्मन सैनिकों ने इस पर हमला किया, और हमला करने के बाद इसमें एक गोली इसकी टांग पे लगी और टांग वहीं अलग हो गई। और एक टांग ना होने के बावजूद भी वो कबूतर उड़ता रहा। उसके बाद एक गोली उसकी आंख को इस तरीके से छू के निकल गई, उसकी एक आंख फूट गई चेरी एम की, और एक गोली उसके सीने से निकलकर यहाँ से पार हो गई थी, और तब वो कबूतर नीचे गिर गया। और जब जर्मन सैनिक उसको पकड़ने के लिए गए ना, उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई थी ना कि उस कंडीशन में भी 25 माइल करीब 40 किलोमीटर तक वो कबूतर उड़कर अपने बेस पे गया। वहाँ पहुँचा और वहाँ के जो हैंडलर थे वो अपने लॉफ्ट में घुसा। हैंडलरों ने चिट्ठी ली और उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजा, क्योंकि उस टाइम कबूतर को सिर्फ कबूतर नहीं, एक सैनिक समझा जाता था, एक नागरिक समझा जाता था। उस कबूतर का इलाज हुआ और टांग तो खैर नहीं लग सकती थी, लेकिन उसको ठीक कर दिया गया, और उस कबूतर ने अपनी काबिलियत को साबित किया। आज की डेट में कई सारे उस जो म्यूज़ियम के अंदर जब वो कबूतर मर गया ना, तो उसकी याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया इस तरीके से। और वो कबूतर आज भी उसकी जो मूर्ति है, जिसे स्टफ कहते हैं ना, स्टफ कहते हैं, वो आज भी है। और कई लोगों को इस कहानी से इतनी प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या हम सोचते हैं कि यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको देखकर
लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है कि यार वाकई में जब इस छोटे से कबूतर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने काम को अंजाम दिया, जो काम के लिए वो उसको रखा गया था उस काम को पूरा किया, तो हम तो फिर भी यार बहुत समझदार हैं। तो लोगों ने इसके जो है नकली स्टफ भी बनाकर अपने घरों में रखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि इस कबूतर ने 157 सैनिकों की जान बचाई थी। तो इतिहास के अंदर अगर आप पन्ने खंगालोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे हैं, एक GI जो कबूतर था और भी बहुत सारे कबूतर थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत लोगों की जान बचाई, बहुत सारे परिवारों को सुरक्षित किया। तो दोस्तों कबूतर सिर्फ कबूतर नहीं है, इतिहास का हिस्सा रहा है, इतिहास को बदलने में बहुत बड़ा योगदान है। अब आप सोचो कि आप ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी डंप हो गई है और आपको अब अपने घर चिट्ठी भेजना है, तो उस टाइम वो कबूतर कितना मददगार होगा, उस पर उम्मीदें टिकी होती थी पहले सैनिकों की और बहुत अच्छी तरीके से इसका केयर किया जाता था। बहुत सारे ऐसे पल आए जब लगा कि यार अब जो है कुछ नहीं बचा, उस टाइम भी कबूतरों ने रुख बदल दिया। अब यहाँ पर जब हैंडलिंग करी जाती है ना, अब हमने बर्ड को केयरिंग कर रखी है, बर्ड को हम पालते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि सिर्फ शोर मचाना वो करना, तो देखो ये लोगों ने तो बदनाम कर ही रखा है कबूतरबाजी को। हुमरबाजी एक ऐसा शब्द है ना, अगर जो बंदा कोई हुमर पालता है तो भाई यकीन मानो, पहली बात तो हर कोई हुमर पाल ही नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा है और इंडिया के हिसाब से भी काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने पाल रखा है ना, उनसे अगर आप बोलोगे कि भाई दोबारा से गोले पाल लो, पटियाला, वो नहीं पालेगा क्योंकि इस शौक में ना कोई चिल्लाना ना कुछ। ये हमारी बहुत अच्छी नस्ल की कबूतरी है और इसको भी हम अभी इसके बच्चे हुए पड़े हैं। ये इसका नर है और कम से कम साला पहचान तो रहा है मुझे। तो दोस्तों ये चीज़ें नहीं है, आप पहले चीज़ों को समझो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कबूतर पालते हो या कुछ भी है तो आप ये सोचना कि अगर कल को आपका बच्चा वो काम करता है तो आपको शर्म महसूस ना हो, आप वैसी हरकतें करो। किसी का कबूतर पकड़ लिया, किसी का कुछ कर लिया, भाई ये ज़िंदगी हम उधार की लेकर आए हैं। इस दुनिया में हमारी सांसें जो है ना किस्तों पे चल रही है, ठीक है। तो इन पलों को अच्छी तरीके से जियो ना। क्या किसी का कबूतर पकड़ के यार क्या कर लोगे? 500 रुपये का कबूतर पकड़ोगे आप और उस 500 के चक्कर में 4 लोग आपकी छत पर बैठे हुए हैं और सिर्फ आपको दुश्मनी निकालनी है, तो भाई गलत है। आप समझो, इस चीज़ों पे ना पड़ो, अपनी मेहनत से पैसा कमाओ और उस पैसे से शौक़ करो। आप अपने साथ साथ उन लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करते हो जो आपकी छत पर आपके साथ हो हल्ला करते हैं, आपके आस पड़ोस परेशान होता है। तो ऐसा ना करो, शौक़ करो। शौक़ कोई बुरा नहीं है। कबूतरों का इतिहास बहुत रहा है और हर सदी में इन्होंने अपनी वैल्यू को माना है। आज की डेट में भले ही कबूतरों से जो है चिट्ठी नहीं भेजी जाती, लेकिन जो रेस होते हैं ना, उस रेस में भी जो पीपा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं पिजन पैराडाइज, पीपा की फुल फॉर्म है पिजन पैराडाइज, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नामी ग्रामी फैंसियर हैं जिन्होंने रेस के अंदर रेस खेल के और कबूतर हज़ार किलोमीटर से भी रिटर्न आए हुए हैं। मेरे पास एक शैमोर करके नस्ल है, ये नस्ल है। अब कोई अगर देखेगा तो उसको कलदुमा कहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 1986 के अंदर जब पीपा का पहला वो हुआ था ना, उस टाइम इसके पूर्वज फर्स्ट और गोल्ड मेडल लेकर आए थे। ये जो नस्ल है मेरे हाथ में, इसके मेरे पास पेपर हैं, सब कुछ है और हमें इसकी वंशवाली यानी कि जो पेडिग्री वो पता है कि भाई किस तरीके से इसने जो है रेस में जो है ना काम किया इन नस्लों ने। और इस नस्ल के कबूतर आज भी पीपा के अंदर दौड़ते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आते हैं। ये सिंपल सा कबूतर जो आपको दिख रहा है। बाकी दोस्तों अभी कबूतरों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक नस्ल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि उस नस्ल को बनाने का सिर्फ एक कबूतर का नाम नहीं है, उसके पीछे भी एक इतिहास है। उसके बनाने वाले का उसका जो मालिक है या जिसने उसको बनाया, उस नस्ल को तैयार किया,
उसका भी एक अलग ही इतिहास है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, हर एक नस्ल के एक सेपरेट वीडियो। यानी कि अगर हम बात करें जोस्थोन की, माइक गुनूस की, जैनसन ब्लड लाइन की, जनार्डन की, कुपमैन की, और आपका लियो हरमन है, या आपका बेन हेनरिक है, और आपका जोस्थोन है, ठीक है, हार्डी क्रूगर है, एसजी मैक है, हैरी कबूतर है, इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जिन जिन का मैंने नाम लिया ये सब मेरे पास मौजूद है, उस कबूतर की पूरी विद पेडिग्री मेरे पास है। क्योंकि दोस्तों मैंने अब कहा कि अब मुझे जो है ना ऐसे चीज़ें रखनी है जो वाकई में, अब मेरे पास देखिए पूरे जो मेरे कबूतर हैं बिल्कुल शांति से आराम से रह रहे हैं, ठीक है। कबूतर अगर कोई बीमार होता है उसका ध्यान रखा जाता है, और हर चीज़ पे मैं फोकस रखता हूँ। अब जैसे एक ये नस्ल है, इसको कहते हैं फायर नस्ल, तो इसका भी कुछ इतिहास है, तो इसके ऊपर भी हम बनाएंगे कि फायर क्यों कहते हैं। देखो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेडिग्री में जो नस्लें के नाम है ना वो लोगों ने अपने सरनेम पे रखा है। तो एक अच्छी पेडिग्री वाला कबूतर जब आप लोगे ना और उसकी क्वालिटी को जब महसूस करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये इसकी वैल्यू इतनी क्यों होती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं हर ब्लड लाइन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करना। आज संडे है, दिन में तो खैर टाइम नहीं मिल पाता, मैं रात को ही बनाया करूँगा, तो मैं लाइट वगैरह और लगा दूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए उसकी आंखें कैसी हैं, उसका रंग रूप कैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर। क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर तो आप फील नहीं कर पाओगे, उसके लिए जब भी आप मेरी छत पे आना चाहते हैं संडे को आप मेरे से आ सकते हैं और मिल सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, कोई आपके पास सुझाव हो या किसी और स्पेशल बर्ड लाइन के बारे में आप जानना चाहते हो या किसी भी तरीके की रख रखाव को लेकर भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देखो दोस्तों ये ज़माना है, समय के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है, और बस आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि कबूतरबाजी के नाम को बदनाम ना करें, किसी का कबूतर ना पकड़ें, आप अच्छे रहो, कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और यकीन मानो दोस्तों ये इतना अच्छा शौक़ है, इतना प्यारा शौक़ है कि एक कबूतर जो उड़कर कहीं भी जा सकता है लेकिन वो वापस आता है सिर्फ अपनी वफादारी निभाने के लिए। तो अगर आपको जीवन में कभी भी दिक्कतें आए ना तो आप कबूतर से भी इंस्पायर हो सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाने वाला पक्षी वो रिटर्न अपने घर आता है हज़ारों मील से भी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी और कुछ जानकारी या कमेंट या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो और बाकी मैं कहना पड़ेगा आपको, चैनल को जो है आप लाइक करें और कमेंट करें, और अगर हो सके तो इस परिवार का हिस्सा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।